Now, just this diagram, as you could see, that this one is actually depicting the relationship between the overall portfolio risk and what happens to that portfolio risk when we keep adding securities one by one. We see that the overall risk of the portfolio is reducing. ये आहिस्ता आहिस्ता कम से कम होती चली जा रही है. जितनी भी डाइवर्सिफिएबल रिस्क होगी वो ज्यादा सिक्योरिटीज की कसरत की वजह से कम होती चली जाएगी और एक जगह पे आके हो सकता है वो जीरो भी हो जाए. ठीक है, तो लेकिन ये एक खास इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये है, इस लाइन से नीचे ये नहीं जाएगी क्योंकि ये जो लाइन के नीचे जो है वो टोटल रिस्क का वो हिस्सा है कि जो नॉन डाइवर्सिफिएबल है. लिहाजा इसको आप किसी भी सूरत में पोर्टफोलियो के थ्रू या डिवर्सिफिकेशन के थ्रू रिड्यूस नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट द होल स्टोरी इज अबाउट. अच्छा जी, अब देखें, अब एक इस सिचुएशन को अगर हम देखें, अगर इस डायग्राम को आप देखें तो हम किसी भी वक्त जो है एज एन इन्वेस्टर अगर हम सोचें तो हमारे पास कोई से भी तीन एसेट्स हो सकते हैं. ठीक है, हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो तीन कैटेगरीज में आ सकती है. कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती हैं वो? दिस मीन्स दैट वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ एसेट्स व्हेन कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ रिस्क. ये अगर हमने चीज देखी, एक हमारी डिवर्सिफिएबल रिस्क है, नॉन डिवर्सिफिएबल रिस्क है और टोटल डिवर्सिफिएबल रिस्क है. हमने देखा कि जब हम सिक्योरिटीज ऐड करते चले जाते हैं तो डिवर्सिफिएबल रिस्क जो है वो कम से कम होती चली जाती है, आगे जीरो पे बचती है. ठीक है, लेकिन नॉन डिवर्सिफिएबल एज इट इज रहती है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते. तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसके नतीजे में आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपके पास जो भी एसेट होगा वो इन तीन कैटेगरीज में आएगा. एक तो वो एसेट होगा, मिसाल के तौर पे जिसे आप रिस्क फ्री एसेट कहेंगे. ये वो एसेट होगा जिसका एसेट विच सपोजिटली हैज नीदर सिस्टमैटिक नॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क. ये वो एसेट होगा जिसके जिसमें ना सिस्टमैटिक रिस्क होगी ना अनसिस्टमैटिक रिस्क होगी. ठीक है, हैंस द टोटल रिस्क इज जीरो. इसकी जो टोटल रिस्क होगी वो किसके बराबर होगी? वो जीरो के बराबर होगी. ठीक है, यानी कि इसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क भी जीरो होगी और सिस्टमैटिक रिस्क भी जीरो होगी. तो इसकी ओवरऑल रिस्क, टोटल रिस्क जो है वो बराबर हो जाएगी जीरो के. ऐसी सिक्योरिटीज कौन सी हो सकती हैं? ऐसी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी. ठीक है, गवर्नमेंट की जो इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, फर्ज करें ट्रेजरी बिल्स, आपके जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, और कभी कभी लॉन्ग टर्म को भी लिया जाता है, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स को लेना, क्योंकि वो उसमें फिर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी इतना नहीं आता. दूसरा टाइप का रिस्क दूसरी टाइप के आपके पास इन्वेस्टमेंट जो आपकी हो सकती है वो कौन सी हो सकती है? वो होगी एफिशिएंटली और वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. अब ये वाला जो, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो या तो आपके पास ये इन्वेस्टमेंट होगी या ये होगी. अब ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? A highly efficient portfolio that eliminates unsystematic risk to almost zero. ये वो होगी कि जिसका अनसिस्टमैटिक रिस्क तकरीबन जीरो हो जाएगा. एंड बियर्स ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क. इसमें सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क होगी, इसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं होगी. यानी कि जो डिवर्सिफिएबल रिस्क है और या आपकी रिड्यूसेबल रिस्क है वो इसकी आप बिल्कुल जीरो कर देंगे थ्रू प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन. तो इसकी जो टोटल रिस्क रह जाएगी वो किसके बराबर होगी? इसकी जो टोटल रिस्क होगी वो बराबर होगी सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के. यानी कि इसके अंदर जो रिस्क होगी वो सिर्फ सिस्टमैटिक होगी. ठीक है, अच्छा, ऐसी सिक्योरिटी ऐसी इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है? देखें, ऐसी इन्वेस्टमेंट जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट होगी कि जो हाईली एफिशिएंट और वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. हाईली एफिशिएंट और वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से मुराद क्या है? देखें, अब एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दूं. आपकी कराची स्टॉक एक्सचेंज पे फर्ज करें 600-650 के करीब कंपनीज हैं. अगर 650 के करीब कंपनीज हैं, आप एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें सिर्फ एक सिक्योरिटी लें या दो लें. ठीक है, दूसरा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें 650 की 650 सारी सारी सिक्योरिटीज का जो है वो पोर्शन आप डाल दें. तो आप मुझे बताएं, जो आपका जो पोर्टफोलियो 650 सिक्योरिटीज का बनेगा वो एक हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा ना, क्योंकि उसके अंदर सारे एसेट्स आ गए, उसमें ऑल पॉसिबल एसेट्स आपके आ गए. लिहाजा ये जो एसेट होगा इसमें तकरीबन सारे एसेट्स आ जाते हैं. हम कह सकते हैं कि इस ये
एक एफिशिएंटली डिवर्सिफाइड या हाईली डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें तकरीबन हर कंपनी आ जाती है, हर सेक्टर से आ जाती है और हर तो लिहाजा ये जो रिस्क होगी, ये जो आपका एसेट होगा या ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी होगी, ये ऐसी रिस्क होगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी कि जिसकी अनसिस्टमैटिक रिस्क तकरीबन जीरो हो जाएगी बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज, लेकिन अलबत्ता इसकी सिस्टमैटिक रिस्क बहरहाल रहेगी। ऐसा ऐसा बन सकता है, फर्ज करें ऐसी रियल लाइफ में एक एग्जांपल कैसी हो सकती है, मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप या तो केसी का ऑल शेयर इंडेक्स ले लें, आपको पता होगा केसी की ऑल शेयर इंडेक्स। ऑल शेयर इंडेक्स में क्या होता है कि सारे के सारे शेयर्स की एक बना के एक पोर्टफोलियो बनता है, और दूसरा होता है केसी 100 इंडेक्स। केसी 100 इंडेक्स भी देखें, कराची स्टॉक एक्सचेंज के 100 टॉप सिक्योरिटीज जो है मुख्तलिफ सेक्टर से अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस सिलेक्ट की जाती हैं। तो केसी 100 इंडेक्स भी एक तरह का डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके अलावा तीसरी चीज कौन सी हो सकती इसके, या इंटरनेशनली देखें, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 इंडेक्स, ये 500 टॉप कंपनीज की एस&पी की जो है वो इंडेक्स है। इसका ये भी एक मार्केट पोर्टफोलियो होगा क्योंकि इसमें 500 शेयर्स हैं और तकरीबन हर सेक्टर से रिलेट करते हैं, लिहाजा इसकी भी हम जो रिस्क देखेंगे कह रहे हैं वो तकरीबन डिवर्सिफिकेशन, हाईली डिवर्सिफाइड होने की वजह से इसमें जो है वो अनसिस्टमेटिक रिस्क का एलिमेंट बहुत कम होगा या जीरो के बराबर होगा, और इसमें जो रिस्क होगी वो सिर्फ सिस्टमेटिक होगी। तो एक एसेट वो कि जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, एक एसेट वो कि जिसमें सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क है, और अब तीसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी हो सकती है कि जिसमें दोनों हो। ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ी अब ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि आपने इफेक्टिवली या एफिशिएंटली पोर्टफोलियो अपना नहीं बनाया। आपने फर्ज करें आपने एक सिंपल सी मिसाल ले लें कि ये आपका ये जो एसेट है ये कौन बना सकता है, ये बहुत एक्सपर्ट इन्वेस्टर बना सकता है। ठीक है जी। लेकिन अब अगर एक नया इन्वेस्टर है, उसको इतनी डाइवर्सिफिकेशन का भी पता नहीं है, उसने बस गैस वर्क के थ्रू रेंडमली 5, 10, 15, 20 सिक्योरिटीज डाल ली, तो वो आपका पोर्टफोलियो भी डिवर्सिफाइड होगा, लेकिन वो एफिशिएंटली डिवर्सिफाइड नहीं होगा, लिहाजा उसमें जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होगी वो थोड़ी कम तो हो जाएगी, लेकिन वो तकरीबन जीरो के बराबर या बहुत कम नहीं होगी। उसमें कुछ पोर्शन बहरहाल फिर भी उसका रहेगा। ठीक है जी। तो अब आप जो है वो अब उस ये क्या होगा, ये देखें, अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग सिक्योरिटीज रैंडमली इग्नोरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कोवेरियंस। ठीक है, इसमें कोवेरियंस का ख्याल इतना नहीं रखा जाएगा, बस ऐसे रैंडमली आप सिक्योरिटीज ऐड कर देंगे ऑफ देयर रिटर्न्स एनविजेज इन मीन वेरिएंस एनालिसिस ऑफ मार्कोविट्ज, जो मार्कोविट्ज ने हमें बताया था कि कैसे कोवेरियंस के साथ आपकी, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। दिस पोर्टफोलियो हैज बोथ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, और इसकी जो टोटल रिस्क है वो बराबर होगी सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है जी। आप अब अगर आप इस फ्रेमवर्क को देखें, कैपेम के फ्रेमवर्क को देखें, तो आपके पास जो एसेट होगा रिस्क के लिहाज से वो आपकी इन्वेस्टमेंट इन 3 कैटेगरीज में फॉल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसको हम और अगर समराइज करें, लेट अस हैव अ लुक दिस वन। आपका देखें, पहला आपका है ये रिस्क फ्री एसेट, इसके अंदर ना सिस्टमैटिक रिस्क होगी ना आपकी अनसिस्टमैटिक रिस्क होगी, तो इसकी टोटल रिस्क तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होगी। तो ये तभी हम कहते हैं इसको रिस्क फ्री एसेट। ठीक है जी। मिसाल है ट्रेजरी बिल्स का। अच्छा, दूसरा एसेट कौन सा है, मार्केट पोर्टफोलियो, जैसे कि केसी 100 इंडेक्स। इसके अंदर सिस्टमैटिक रिस्क कितनी है, इसके अंदर जो रिस्क होगी वो सिर्फ सिस्टमैटिक होगी। ठीक है जी। इसके अंदर अनसिस्टमैटिक रिस्क तकरीबन ना होने के बराबर होगी बिकॉज इट इज हाईली डाइवर्सिफाइड एफिशिएंटली डेवलप्ड पोर्टफोलियो। इसकी जो टोटल रिस्क किसके बराबर होगी, इसकी टोटल रिस्क सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क के बराबर होगी। तीसरा कौन सा है, नाइवली डाइवर्सिफाइड या इनइफेक्टिवली इनएफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसमें बिकॉज ऑफ इट्स इनएफिशिएंसी इसके अंदर थोड़ी सिस्टमैटिक रिस्क तो बहरहाल होगी ही होगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा अनसिस्टमैटिक रिस्क का एलिमेंट भी होगा। ठीक है जी। तो अब देखें, ये चीज समझ में आ गई। अगर यहां से आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अब मैं आगे जाऊं। इफ यू मूव फर्दर, यहां से अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो हम एक दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं कि देखिए हमारे पास टाइप रिस्क कौन सी है, सिस्टमेटिक रिस्क भी है, अनसिस्टमेटिक रिस्क भी है, और आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है कि आप इन इन तीनों चीजों में जो है वो
सिर्फ कोई भी एक एसेट ले सकते हैं, तो आपके लिए एक सवाल पैदा होता है कि आपके लिए रिलेवेंट रिस्क कौन सी है और इररिलेवेंट रिस्क कौन सी है। यानी कि कौन सी ऐसी रिस्क है जो कि आपके असल सर का दर्द है और कौन सी रिस्क है जो कि सर का दर्द आपके लिए नहीं होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर। अब देखें, लेट अस सी, बिकॉज डिवर्सिफिबल, अब हम क्या कह रहे हैं कि बिकॉज डिवर्सिफिबल आर अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये जो डिवर्सिफिबल रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क होगी उसकी खुसूसियत यह है कि इट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू इफेक्टिव डिवर्सिफिकेशन। आप इसको अच्छी डाइवर्सिफिकेशन, इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जब ये इसका मतलब है इससे आप जान छुड़ा सकते हैं विथ बाय डेवलपिंग अ परफेक्ट पोर्टफोलियो। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो रिस्क, असल जो रिस्क, जो प्रॉब्लमेटिक रिस्क है, यानी कि जिसको, जिस रिस्क का बेसिकली आपको जिस रिस्क की आपको जो है वो जिस रिस्क को आपको कि उसके लिए केयरफुल होना चाहिए या उसको आप जो है वो उसके लिए आपके रिलेवेंट होना चाहिए, वो कौन सी है? द ओनली रिस्क विच इज रिलेवेंट इन पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट कॉन्टेक्स्ट इज द नॉन डिवर्सिफिएबल और सिस्टमैटिक। तो अब हम किस नतीजे पे पहुंचे कि क्योंकि ये जो आपकी डिवर्सिफिएबल रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, ये आप इफेक्टिव पोर्टफोलियो मेकिंग के साथ, डिवर्सिफिकेशन के साथ इसको जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि वो जो नॉन डिवर्सिफिएबल रिस्क है, अब आपके लिए असल मसला वो है, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि जी आप अगर तो आपके जितने भी जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स होंगे या जो अच्छे इन्वेस्टर्स होंगे, वो अच्छी डिवर्सिफिकेशन के थ्रू सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क को तकरीबन खत्म कर देंगे, लेकिन उनके लिए फिर भी नॉन डिवर्सिफिएबल रिस्क जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, अब देखें हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, बेसिक जो हमारा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ हमने जो पहले चैप्टर्स में पढ़ा था वो क्या था? वो ये था कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ठीक है जी। हम कह रहे थे हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लेकिन अब जबकि हमने रिस्क को मुख्तलिफ तरीकों से कैटेगराइज किया, तो सवाल ये बनता है कि कौन सी वाली रिस्क, ये जो हम रिस्क कहते हैं ना हायर द रिस्क, ये कौन सी वाली रिस्क? क्या अनडिवर्सिफिएबल और डिवर्सिफिएबल दोनों? तो इसका जवाब ये है कि हायर द सिस्टमैटिक रिस्क हायर द रिटर्न। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि रिस्क अगर बढ़ेगी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी बढ़ेगा, तो वो कौन सी वाली रिस्क है? वो डिवर्सिफिएबल रिस्क या अनसिस्टमैटिक रिस्क की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी? सिस्टमैटिक रिस्क की, ठीक है। तो हायर द सिस्टमैटिक रिस्क एंड हायर द रिटर्न। तो एक इन्वेस्टर के लिए जो असल, जो समझ लें कि जो परेशानी वाली बात है या उसको जो जो रिलेवेंट रिस्क है, जो पर्टिनेंट है, जिसके लिए उसको फिक्र फिक्र करने की जरूरत है, या जिसके लिए वो एक्स्ट्रा रिटर्न मांग सकता है मार्केट से, क्योंकि वो रिस्क ऐसी है कि जो रियल सेंस में रिस्क है, डिवर्सिफिएबल भी नहीं है, वो सिस्टमैटिक रिस्क है, वो अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो, फर्ज करें अगर आपका पोर्टफोलियो ये है और इसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क भी है, तो ये समझ लें इन्वेस्टर की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से है, इसमें मार्केट का कोई दोष नहीं है। आप अपनी बेवकूफ़ी की ज़िम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते। आप यू कैन नॉट डिमांड एक्स्ट्रा रिटर्न फ्रॉम मार्केट फॉर योर ओन इनएक्सपर्टीज़ कह लें, या आपकी लैक ऑफ स्किल कह लें, या आपकी लैक ऑफ एक्यूमेन, इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन कह लें। आप अपनी बेवकूफ़ी का की जो है वो का रिज़ल्ट या रिटर्न जो है वो मार्केट से नहीं, मार्केट आपको सिर्फ़ कौन-सी चीज़ का की जो है वो गारंटी देगा, वो सिस्टमैटिक रिस्क की देगा कि सिस्टमैटिक रिस्क पे आपको मार्केट रिटर्न्स एक्स्ट्रा होने चाहिए। लेकिन ये वाली चीज़ क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आपकी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, तो ये आपकी गलती है। इसमें मार्केट का कोई कसूर नहीं है, लिहाजा मार्केट से आप इस रिस्क का एडिशनल रिटर्न एक्सपेक्ट भी ना करें। समझ में बात आ गई जी? यस सर। ओके जी। तो अब व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पे पहुंचने के बाद अब एक दूसरा सवाल हमारे लिए आ गया जी, कि अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई असल इन्वेस्टर का मसला सिस्टमैटिक रिस्क है, तो हमें अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लिखते हैं ना हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो हम फिर एक दूसरा सवाल अभी का अभी बना लेते हैं कि कितनी सिस्टमैटिक रिस्क होनी चाहिए और कितना उसका रिटर्न होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू मेजर, हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जिसमें हम सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करें। मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम इसको कैसे लेके आएंगे, तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारा जो मेन फोकस होगा किस पे होगा? सिस्टमैटिक रिस्क के ऊपर। कैपेम क्या करता है कि आपको एक
तरीका बताता है जिससे आप किसी भी सिक्योरिटी की सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगी तो उसके बाद फिर उस सिक्योरिटी के लिए आपके रिटर्न्स कितने होने चाहिए वो भी आप कैपेम के थ्रू उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो हाउ टू मेजर सिस्टमैटिक रिस्क एंड हाउ टू रिलेट इट विथ इट्स रिटर्न। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर कैसे करें। अगर यही वो रिस्क है कि जो असल सर का दर्द है तो फिर इसको हम मेजर कैसे करें, और अगर मेजर करें तो फिर उसको उसके उसके उससे रिलेटेड हमारे रिटर्न्स कितने होने चाहिए। दिस इज द इशू नाउ वी आर गोइंग टू। अब यहाँ पे कैपेम आ जाता है। कैपेम क्या करता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल लिंक सिस्टमैटिक रिस्क टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करके उसका फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न से उसका ताल्लुक बनाता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट हमारा क्या है? हाउ टू मेजर दी सिस्टमैटिक रिस्क। इसके लिए कैपेम जो यूज करता है टर्म वो बीटा कोएफिशिएंट है। बेटा कोएफिशिएंट क्या है? कैपेम यूजेस द बेटा कोएफिशिएंट एज अ रिलेवेंट मेजर ऑफ नॉन डिवर्सिफिबल या जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। आप उसका बीटा, हर स्टॉक का अगर आप बीटा आपको मिल जाए तो वो जो बीटा स्टॉक का होगा वो उसकी सिस्टमैटिक रिस्क के बराबर होगा। अब व्हाट इज बीटा? बीटा इज एन इंडेक्स ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है जी, इट इज एन इंडेक्स ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एन एसेट्स रिटर्न्स टू चेंज इन मार्केट रिटर्न्स। अब ये क्या है कि आपके देखा देखें, थोड़ा इस चीज को देखें। आपने फर्ज करें ये जो मार्केट पोर्टफोलियो बनाया ना केसी 100 इंडेक्स का, ये जो इंडेक्स है ये सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क है। इसके अंदर सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क है। अगर कोई एसेट एग्जैक्टली इस मार्केट की उसके जो उसकी जो समझ लें, आप क्या करें, आप इसके जो मार्केट के रिटर्न्स हैं, अगर मार्केट के रिटर्न्स जो हैं वो और कोई सिक्योरिटी ए है जो कि ए है, फर्ज करें ये आर एम मार्केट रिटर्न है और ये आर ए सिक्योरिटी रिटर्न है। अगर ये सिक्योरिटी ए के रिटर्न्स एग्जैक्टली मार्केट के रिटर्न्स की तरह फ्लक्चुएट करते हैं या इसकी सेंसिटिविटी इससे तकरीबन एक जैसी है तो हम कहेंगे ना कि ये सिक्योरिटी रिटर्न तकरीबन मार्केट की तरह बिहेव कर रहा है, लिहाजा इसके अंदर सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क है, इसके अंदर अनसिस्टमैटिक रिस्क नहीं है। कह सकते हैं। देखें, अगर मार्केट के रिटर्न्स, अगर हम सिक्योरिटी ए की सेंसिटिविटी मार्केट रिटर्न्स पे देखें और हम देखें कि ये जैसे सिक्योरिटी ए का बिहेवियर एग्जैक्टली मार्केट की तरह ही है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिक्योरिटी ए है उसकी जो ओवरऑल रिस्क है वो तकरीबन मार्केट रिस्क के बराबर है और ये एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई, लेकिन अगर इसकी सेंसिटिविटी मार्केट से ज्यादा है या मार्केट से कम है तो फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या सिचुएशन है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हाउ डू वी डू दैट, हम इसको कैसे, हम इसको मार्केट रिटर्न्स और एक आम स्टॉक के रिटर्न्स का जो इंडेक्स लेते हैं थ्रू बेटा, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और हम उसको फिर कैसे रिलेट करेंगे। बेटा इज एन इंडेक्स ठीक है जी, बेटा इज एन इंडेक्स of sensitivity of an asset's returns to change in the market returns। अब market returns क्या है? market return is the return on market portfolio, ठीक है, of all traded securities। मिसाल के तौर पे कौन सी? KC all share index या मैंने आपको बताया KC 100 index। ठीक है जी। अच्छा, आप देखें हम क्या कर रहे हैं। लेट अस सी अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म हियर। यहाँ पे आप देखें, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करूंगा, आपको चाहूंगा कि आप रिकॉल करें। क्या आपने रिग्रेशन पढ़ी होगी? रिग्रेशन याद है आपको? आई होप यू हैव डन रिग्रेशन। आई वुड लाइक टू सी, मैं देखूंगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन और व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक एज रिटर्न विथ मार्केट। मैं आपको पहले इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना के बताता हूँ। फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने मार्केट रिटर्न्स रखे और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ए के रिटर्न्स रखे। ठीक है जी। अब ये मेरे पास ये है, फर्ज करें। ठीक है जी, ये मेरे पास पूरा जो है वो समझ लें आपके पास ये ग्राफ पेपर है। अब मैं स्कैटर ग्राफ बना रहा हूँ। फर्ज करें मैंने ये वाली पॉइंट ली जनवरी की। जनवरी में जब मार्केट 0.96 है, फर्ज करें यहाँ पे 0.96 आता है, तो मार्केट 0.96 है, तो फर्ज करें आपका ये 0.12 है, तो ये 0.12 पे फर्ज करें एक पॉइंट यहाँ पे बने। ये स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ मैं। ठीक है जी। फिर माइनस, अगर आपकी ये माइनस है तो ये भी माइनस है। फर्ज करें ये माइनस में आपकी एक ये यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये फिर यहाँ पे फर्ज करें ये चीज यहाँ पे आ गई, ये दूसरा पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया।
तीसरा पॉइंट 0.26 है, और ये आपका, तो फर्ज करेंगे 0.26 आपका यहाँ पे आ रहा है। और इसको इस तरीके से ये सारे प्लॉट्स मैंने जो है वो यहाँ पे क्या किए हैं, ये आप ये जो देखें, ये जो है ये सारे डॉट्स मैंने ये वाले प्लॉट किए हैं। ये जो डेटा है ये एक्चुअली 12 शायद 9 महीनों की है। तो ये 9 के 9 महीनों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीनों की, ये 10 महीनों की जो है वो मैंने यहाँ पे स्कैटर प्लान बना। देखिए अब ये आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज इज एक्चुअली शोइंग, ये आपका मार्केट रिटर्न्स हैं यहाँ पे, और ये आपके सिक्योरिटी ए के रिटर्न है। अब आपका देखें इनके अंदर अगर हमें रिलेशनशिप देखें, तो इसके अंदर हम एक लाइन अगर फर्ज करें, इसमें अप्रोक्सीमेट लाइन लगाएं, तो ये हमें एक अप्रोक्सीमेट लाइन इसमें बनती हुई नजर आती है। ये जो अप्रोक्सीमेट लाइन होती है ना, ये बेसिकली अब देखें, अब ये ऐसे भी बन सकती थी लाइन, ये मार्केट ये ऐसे भी बन सकती थी, ये फर्ज करें ये ऐसे भी बन सकती थी। तो ये कोई भी ये जो चीज होती है ना रिग्रेशन के अंदर, इसको हम कहते हैं, इस लाइन का स्लोप को हम कहते हैं बीटा। बीटा, अगर बीटा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू अगर 1 है, तो बीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बीटा कैन बी ग्रेटर देन 1, और बीटा कैन बी, ये रिग्रेशन की टर्मिनोलॉजी में बीटा कैन बी लेस देन 1। तो ये जो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है, इसमें बीटा जो होगी वो अगर 1 है, तो इसका मतलब है, अगर बीटा 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट के जो रिटर्न है वो 1 to 1 रिलेट करते हैं किससे, आपके सिक्योरिटी ए के रिटर्न से। यानी कि अब देखिए मार्केट रिटर्न कौन है, मार्केट रिटर्न्स कौन से हैं, मार्केट रिटर्न्स हैं आपके मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न्स। और मार्केट पोर्टफोलियो कौन सा एसेट है, मार्केट पोर्टफोलियो वो है कि जिसकी सिस्टमेटिक रिस्क, सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क है और अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो है। तो अगर कोई भी एसेट मार्केट के, अगर किसी भी एसेट के रिटर्न्स, किसी भी एसेट फर्ज करें एसेट ए के रिटर्न्स एग्जैक्टली मार्केट से 1 to 1 है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसका रिलेशनशिप, इसका it is exactly like market, it is behaving, securities A's returns are behaving exactly like the market, therefore we can say कि सिक्योरिटी ए की जो और मार्केट में अगर सिर्फ सिस्टमेटिक रिस्क होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज सिक्योरिटी ए के रिटर्न्स भी मार्केट की तरह बिहेव कर रहे हैं, लिहाजा इसमें भी जो रिस्क होगी वो सिर्फ सिस्टमेटिक होगी, उसमें अनसिस्टमेटिक रिस्क का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट पोर्टफोलियो में अनसिस्टमेटिक रिस्क का एलिमेंट नहीं है, और उसी तरीके के बेसिस पे ए भी वैसे ही बिहेव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ए में भी अनसिस्टमेटिक रिस्क का एलिमेंट नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई? ओके। अच्छा, अब द लाइन दैट वी कैन ड्रॉ हियर विल बी नोन एज दी CML। क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक मार्केट लाइन। क्या कहलाएगी? CML। और इसका जो बीटा होगा, अगर इसका जो बीटा है, इसका जो बेटा होगा बीटा, वो अगर फर्ज करें जितना भी है, तो वो इसका इस सिक्योरिटी स्टॉक ए की सिस्टमेटिक रिस्क के बराबर होगा। हम कहेंगे द बेटा ऑफ दिस इज इक्वल टू सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ दिस स्टॉक। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब थोड़ा हम इस कुछ और डेटा लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा डेटा ली है, और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने वही एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं, यहाँ पे एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक ए है फर्ज करें, ये सारी डेटा मैंने प्लॉट की है, और यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी ये रिग्रेशन लाइन लगा दी है। इस लाइन का जो बीटा होगा, बीटा इसका क्या है, रेट ऑफ चेंज, यानी कि सेंसिटिविटी। इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो बराबर होगा इस स्टॉक के सिक्योरिटी रिस्क के। ठीक है, इस स्टॉक स्टॉक ए फर्ज करें हैं, तो ये आपका जो है वो, तो अच्छा ये अब ये देखें, ये आपकी एक दूसरी चीज देखें कि ये देखें, ये आपके ये अगर मैं इनको इनको बंद करूं, इन्वेलप करूं, तो ये इसकी ये वाली स्केटर्डनेस है, इसका देखें स्केटर्डनेस इतनी है। अगर ये और कंप्रेस होती, जितना कंप्रेस करते जाएं, यानी कि अगर ये कंप्रेस होके होके अगर बिल्कुल सीधी लाइन पे आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये हाई कोरिलेशन है, किसके साथ, इस सिक्योरिटी की इस मार्केट के साथ हाई कोरिलेशन है। ठीक है, और जितनी हाई कोरिलेशन होगी, उतना ये सिक्योरिटी की जो है वो मार्केट के बिहेवियर से बराबर बराबर हो। ठीक है जी, ये थोड़ी एडिशनल चीज थी, आपने देख ली। अच्छा, अब आई थिंक लेट अस नाउ मूव टू, अब मैं आपको थोड़ा ये आपको ये मैं एक एक्सेल, इसी शीट को एक्सेल पे लेके आता हूँ।
we now try to see how to calculate the beta for this stock. इस स्टॉक का बीटा हम कैसे मालूम कर सकते हैं, और अगर जो उसका जो बीटा होगा वो हम कहेंगे वो इसकी इस स्टॉक की सिस्टमैटिक रिस्क है। ओके जी, अब आप देख सकते हैं ये मैंने मार्केट का डेटा लिया है। दिस इज माय मार्केट डेटा एंड दिस इज माय स्टॉक डेटा। मेरे पास करना क्या है, मेरे पास जो इक्वेशन है वो मेरे पास एक हमारी जो रिग्रेशन लाइन की जो सिंपल रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन होती है वो इजी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी, इसके अंदर मेरे पास y क्या है, मेरे पास y स्टॉक ए है, यानी कि ये मैं इसको स्टॉक ए का नाम देता हूँ, स्टॉक ए। ठीक है जी, और मेरे पास ये मेरे पास y है मेरी, और ये मेरे पास x है। x मेरे पास क्या है, मार्केट रिटर्न्स, ये मार्केट रिटर्न्स हैं, ये स्टॉक ए के रिटर्न्स हैं। तो मैं क्या लिखूंगा जी, यहाँ पे स्टॉक ए के रिटर्न्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इसकी बीटा, और x मेरे पास क्या है, मार्केट के रिटर्न्स। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपली जो है वो, अब आप जाएंगे कहाँ पे, डेटा एनालिसिस, एक्सेल के डेटा एनालिसिस टूल होता है, डेटा में जाएंगे, यहाँ पे डेटा एनालिसिस टूल पड़ा हुआ है। डेटा एनालिसिस आप टूल को ओपन करें। वंस इट इज ओपन, आपके पास ये एक पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पे आप रिग्रेशन को ओके करें। रिग्रेशन में अब आपको आपसे पूछ रहा है कि आपकी y की वैल्यूज क्या है और आपकी x की वैल्यूज क्या है। तो आप सिंपली बहुत ही आसानी के साथ जो है वो आप y की वैल्यूज यहाँ से ले सकते हैं। y मेरा क्या है, ये स्टॉक है, y की वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर दी, ये सारी y की वैल्यूज यहाँ पे आ गई। और मैंने यहाँ पे अब दूसरा पूछ रहा है x की वैल्यूज, तो x की वैल्यूज कौन सी हैं, x की वैल्यूज, x मेरी मार्केट की है, तो ये मेरी मार्केट है। ठीक है जी, ये मेरा आ गया, मैंने लेबल्स को यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी, और मैं एक एक्स्ट्रा जो है वो दूसरी चीज क्या कर रहा हूँ कि ओके, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। ठीक है जी, अच्छा व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसके बाद हमें सिंपली जो है वो ओके मैं करूंगा। जब मैं ओके मैंने किया, तो आपको अब देखें ये रिजल्ट्स मेरे पास आ गए। अब आपके पास ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, इसमें मेरे पास इक्वेशन कौन सी थी, ये इक्वेशन मैं आपकी यहाँ पे लेके आ रहा हूँ जी। ये आपकी इक्वेशन आपकी कॉपी की मैंने, और मैंने आके यहाँ पे इधर मैंने आके पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अच्छा अब मेरे पास क्या है, मार्केट के रिटर्न, मार्केट के रिटर्न, ये मार्केट रिटर्न के पे पहले मार्केट का ये कितना है, ये इक्वेशन मेरे पास कैसे आएगी, सिक्योरिटी ए रिटर्न्स आर इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0.01448, तो मैं इसको परसेंटेज फॉर्म में लिख लेता हूँ 1.44, सॉरी ये परसेंटेज में हो जाएगा 1.44 प्लस। ठीक है जी, और इसको प्लस कर देता हूँ, बीटा की वैल्यू क्या है, दिस इज बीटा 0.595, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट, आई एम सॉरी सॉरी, ठीक है जी, ये मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये आ गया 0.59 को मैं सब 595 कर देता हूँ, और इसको मैंने जो है वो, अच्छा अब बाकी मार्केट, हाँ जी, अब मैंने इसको अब बात मार्केट की। ठीक है जी, तो ये मेरे पास समझ लें, इस इक्वेशन की खुसूसियत क्या है कि ये आपको बता रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इफ आई एम ट्राइंग टू, अगर मैं इस इक्वेशन के बेसिस पे मैं जानना चाहूँ कि मार्केट का रिटर्न और ए के रिटर्न आपस में कैसे बिहेव करेंगे, फर्ज करें मार्केट के 5% को मैं 5% यहाँ पे लिख दूँ, तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे 5% के लिए 5 लिखूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो इसको इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ। अब जस्ट वन मोमेंट, मैं आपको और थोड़ा आसान कर दूं आपके लिए। ये आपका 0.6 है फर्ज कर रहे हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन 0.59 की तकरीबन 6% के बराबर होती है। तो अगर फर्ज करें मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा लूं कि मार्केट रिटर्न अगर 10% है, तो आपके सिक्योरिटी ए के रिटर्न कितने होंगे, सिक्योरिटी ए के रिटर्न हो जाएंगे 1.44 प्लस, ठीक है जी, आपके इसके रिटर्न कितने 1.44, जो कि ये आपका ए है, प्लस इसमें आप कर देंगे 0.6, 0.6 आपका बेटा है,
और इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे एम के रिटर्न कितने हैं 10। तो आपने जब इसको ऐड किया तो अब देखें, अब जब अगर आपको मार्केट अगर 10% दे रहा होगा तो सिक्योरिटी आपको कितने ओवरऑल रिटर्न सिक्योरिटी की कितने होंगे 7.44%। ये आपने समझ लिया, एक रिग्रेशन लाइन के थ्रू एक डेटा एक इक्वेशन बना ली। अब सिर्फ आप इसमें क्या करेंगे, मार्केट रिटर्न ऐड करेंगे तो आपको सिक्योरिटी ए के रिटर्न मिल जाएंगे। बहरहाल इसके अंदर जो मेन चीज हमारी है वो ये है, आप इसको देखें, इसमें हमारी मेन चीज जो है वो बीटा है। बीटा यानी कि इसका व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस सिक्योरिटीज सिस्टमैटिक रिस्क। इस सिक्योरिटी का सिस्टमैटिक रिस्क 0.595 है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज, कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे जाऊँ। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आज के लिए इतना काफी है। नहीं, ये आज टॉपिक में ये देखिए मैंने क्या किया है, यही चीज मैंने अब यहाँ पे एग्जैक्टली रख दिया आपके लिए जो मैंने वहां पे एक्सेल पे की। व्हाट वी डिड इन व्हाट वी डिड इन आपका जो है वो एक्सेल, एग्जैक्टली सेम थिंग मैंने यहाँ पे आपकी इसकी इक्वेशन डाली है और मैंने आपको बताया है कि स्टॉक हैज अ बीटा ऑफ 0.595 व्हिच इज द सिस्टमैटिक रिस्क। ये क्या कहलाती है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन सीएमएल। ठीक है जी, ये जो लाइन है, ये जो स्टॉक की लाइन है ये वाली, ये सीएमएल कहलाती है। ठीक है, और आपका जो है वो इसी ये रिलेशनशिप है बिटवीन मार्केट रिटर्न्स एंड दी स्टॉक रिटर्न्स। ठीक है जी, और इसके अंदर जो है वो, अच्छा अब इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन सुन लें आप। अब थोड़ा इसका इंटरप्रेटिंग बीटाज, अब इस बीटा को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। नंबर वन, द बीटा फॉर मार्केट पोर्टफोलियो इज वन। पहली बात तो ये समझ लें कि मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा हमेशा वन के बराबर होगा। स्टॉक्स बीटा आर सीन इन रिलेशन टू मार्केट बीटा। मार्केट बीटा से रिलेशन में स्टॉक के बीटा देखे जाएंगे, या तो वो वन से ज्यादा होंगे या तो वो वन से कम होंगे। अगर वन से वन टू वन है, इसका मतलब है उसकी एग्जैक्टली मार्केट से ही उसकी सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो मार्केट रिस्क के बराबर है। ठीक है, और अगर स्टॉक की बीटा सिस्टमेटिक रिस्क से ज्यादा होगा, वन से ज्यादा होगी, तो उसका मतलब है कि उस वो स्टॉक ज्यादा रिस्की है और उसकी सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट की सिस्टमेटिक रिस्क ज्यादा है। ओके जी, बीटाज में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये चीज समझ लें, ये नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आमतौर पे बहरहाल ये 0.5 और 0.2 के बीच में जो है वो की रेंज में आते हैं। इनकी जो नॉर्मल रेंज है वो 0.5 और 2 है। ठीक है, या और वो तकरीबन पॉजिटिव होते हैं। ये समझ लें कुछ खास किस्म की वैल्यूज मैंने आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। ये क्या है, जस्ट वन मोमेंट प्लीज। ओके, अब बीटा पहली बात तो ये बीटा का कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अगर बीटा अगर 2, 1 और 0.5 ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब है कि